डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में। जैसा कि हमारा टॉपिक है राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में, लेकिन हम राजनीतिक स्थिति के बारे में इससे पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए आज हम आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की आर्थिक स्थिति। जब भारत पर अंग्रेजी सत्ता की स्थापना हुई और भारत के इतिहास के बारे में अंग्रेजों और यूरोप के विद्वानों के द्वारा लिखा जाने लगा, तो एक अवधारणा बनाई गई जिसको अंधे युग की अवधारणा कहा जाता है। यूरोप के खास करके अंग्रेजी इतिहासकारों का यह मानना है कि जब अंग्रेज भारत में आए उस समय भारत में अंधकार युग था, और इस अवधारणा को वो प्रमाणित करने के कुछ तर्क देते हैं कि जब अंग्रेजों ने भारत में राजसत्ता स्थापित की तब भारत में कोई भी एकीकृत केंद्रीय शासन प्रणाली या साम्राज्य नहीं था। जैसा कि अपन पहले पढ़ चुके हैं, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा था और उसके स्थान पर कुछ नए उत्तराधिकार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो रहा था, और इन उत्तराधिकारी क्षेत्रीय राज्यों में अवध, बंगाल, हैदराबाद प्रमुख थे। तो इन नए राज्यों का उदय हो रहा था। इसके अलावा भी सिखों की शक्ति थी, जाटों की थी, राजपूत राजपूताना के और मध्य भारत में राजपूत सक्रिय थे, मराठा थे। तो ये सभी शक्तियां थी जो अलग अलग थी। तो अंग्रेज ये कहते हैं कि एक कोई एकीकृत केंद्रीकृत शासन प्रणाली नहीं थी। दूसरा, भारत की अर्थव्यवस्था पतनशील थी। एकीकृत अर्थव्यवस्था का अर्थतंत्र का बिल्कुल अभाव था। और तीसरा कि इस समय की जानकारी के स्रोत या इस समय भारतीयों की कोई विशिष्ट उपलब्धि नहीं रही, इसलिए इस काल को अंधकार युग कहा जा सकता है। लेकिन इस अवधारणा का वर्तमान में इतिहासकारों के द्वारा खंडन किया जाने लगा और उन्होंने एक नए विचार को जन्म दिया, निरंतरता के तत्व। जो लोग अंधकार युग की अवधारणा को नहीं मानते हैं वो ये कहते हैं कि मुगलों का तो पतन हो गया, लेकिन फिर भी मुगल शासन तंत्र, मुगल अर्थतंत्र और मुगलों की अन्य विशिष्ट जो उपलब्धियां थी या कार्य क्षेत्र था, वो उनके उत्तराधिकारी राज्यों में स्थानांतरित हो गया। यानी वो जो तत्व थे मुगल शासन के, वो अचानक से समाप्त नहीं हुए, बल्कि वो निरंतर रूप से प्रतिस्थापित हो गए। दिल्ली की बजाय अब उसके केंद्र क्षेत्रीय शक्तियों के वहाँ पर स्थापित हो गए। दूसरा, जो अर्थतंत्र था वो अर्थतंत्र मुगलों के साथ ही खत्म नहीं हुआ, बल्कि भारत आर्थिक रूप से उस समय भी बहुत अधिक समृद्ध था और व्यापार चाहे वो देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, पूर्व की तरह ही चलता रहा। मुगल साम्राज्य के पतन का इतना ज़्यादा कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा। जैसा कि बंगाल में आगे अपन देखेंगे भी, नगर सेठ, जगत सेठ जैसे लोग थे जिनके पास में अपार संपत्ति रहा करती थी और उनका राज्य में भी सीधा सीधा हस्तक्षेप था। साथ ही मुगल साम्राज्य के जो प्रशासनिक घटक थे, शासन प्रणाली थी, वो भी इन क्षेत्रों में ऐसे ही हूबहू प्रचलित रही। इसमें भी कोई बड़ा व्यापक बदलाव नहीं किया गया। तो इतिहासकार दो सिद्धांतों के बीच में विभाजित हैं। एक अंधकार युग मानते हैं इस काल को, और दूसरा कहते हैं कि नहीं, अंधकार युग नहीं था, बल्कि बहुत सारे तत्व है वो निरंतर प्रगतिशील थे और वहाँ पर विद्यमान थे। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यूरोप के इतिहासकारों ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक शब्द काम में लिया है, पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाएं या एशियाई अर्थव्यवस्थाएं, इसको शॉर्ट में कहा जा सकता है। इस पर एशियाई अर्थव्यवस्थाएं, कार्ल मार्क्स ने इस पर बहुत अधिक गहराई से काम किया और
वो कहते हैं कि एशियाई जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही पिछड़ी हुई, परंपरागत और बंद अर्थव्यवस्थाएं थी। इनका यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं से किसी भी प्रकार से तुलना या प्रतियोगिता नहीं की जा सकती थी। तो पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? इन इतिहासकारों ने 18वीं शताब्दी के दौरान, जो अपना अभी पढ़ रहे हैं, उस शताब्दी के दौरान कहा कि भारत की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें एशियाई अर्थव्यवस्था के सभी लक्षण विद्यमान थे। यानी अर्थव्यवस्था बंद है। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है कि उसका व्यापार है वो अपने आंतरिक भागों तक सीमित है, वह दूसरे व्यापारियों के लिए खुला हुआ नहीं है। बंद अर्थव्यवस्था है, सामंती तत्व प्रधान है, पूंजीवाद का विकास नहीं हो रहा है। ये सभी चीज़ें हैं वो एशियाई अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं। ये परंपरागत है, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्थाएं हैं। उद्योगों का विकास बहुत ही कम हुआ है। तो इस विचारधारा पर भी बहुत सारे इतिहासकारों ने इसका खंडन किया है और कहा है कि जो भारत की आर्थिक स्थिति थी वो अन्य देशों की तुलना में अधिक समृद्ध थी। वो यह भी बताते हैं कि यदि भारत इतना ही विपन्न और कंगाल होता तो अंग्रेज या यूरोप की अन्य शक्तियां भारत पर अधिकार करने के लिए नहीं लड़ती। उनका यह कहना है कि भारत के पास में अपार मात्रा में भंडार थे जिसको लूटने के लिए ही यूरोप की शक्तियां आपस में लड़ रही थी। तो ये भी एक तर्क दिया जाता है। आर्थिक स्थिति की चर्चा करें तो 18वीं शताब्दी में ग्राम समुदाय की चर्चा किए बिना हमारी ये चर्चा अधूरी रह जाती है। ग्राम समुदाय क्या होता है? मुगल काल में भी और उसके बाद में भी जो अर्थव्यवस्था थी उसका जो मुख्य आधार था वो ग्राम था। गांव एक प्रकार से आत्मनिर्भर इकाई के रूप में थे और बहुत अधिक मात्रा में वस्तु विनिमय प्रचलित था। मुद्रा का प्रयोग होता जरूर था लेकिन बहुत कम, या गांव के स्तर पर वस्तु विनिमय अधिक प्रचलित था। जब मुगलों का पतन हो गया तो 18वीं शताब्दी में भी जो क्षेत्रीय राज्य बने उन सभी क्षेत्रीय राजाओं ने भी इस ग्राम समुदाय के कॉन्सेप्ट को जीवित रखा। किसी ने भी ग्राम समुदाय के शासन प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं किया। आर्थिक स्थिति की चर्चा कर रहे हैं तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे एक गांव है जो कपड़े बनाने का काम करता है, सूती कपड़े बनाता है या कपास के, तो वो अपना समुदाय किस प्रकार से काम करता था इसके बारे में अपन देखते हैं कि जब खेती की जाती है कपास की, उससे पहले ही जो व्यापारी वर्ग है वो किसान को कुछ रुपए है, कुछ राशि है वो पहले से ही दे देता है ताकि किसान है वो कपास की खेती कर सकें। पहले से जो राशि दी जाती थी जिसको ददनी कहा जाता था, इसको ददनी प्रथा भी कहा जाता है। यह 18वीं शताब्दी में, वैसे मुगल काल में भी थी और बाद में अंग्रेजों ने भी इसको कंटिन्यू किया। ये ग्राम समुदाय का आधार थी। उन्होंने कुछ नकद दिया, उसके आधार पर उन्होंने कपास की खेती की और फिर वो उसी कपास से उसी गांव के लोग रेशे का बुन लेते थे और उसी से फिर वो जुलाहों को दे देते ताकि वो कपड़े बनाएं। तो एक ही गांव में कपास की खेती करने वाले, बुनकर और कपड़े सिलने वाले या जुलाहे, ये सभी लोग रहते थे। अब इनका संपर्क उस गांव के आसपास रहने वाले अलग अलग जो आर्थिक गतिविधि करने वाले समुदाय हैं, जैसे कुम्हार, मोची, लोहार, ये सभी व्यावसायिक जातियां हैं और इनका संबंध सीधा उनके साथ में होता था और ये सभी आपस में एक दूसरे को अपनी वस्तुएं दे लेकर के अपना काम करते थे। तो बाहर जाने की बजाय आर्थिक स्तर पर गांव आत्मनिर्भर थे। यह घटक है वो 18वीं शताब्दी के दौरान काफ़ी मात्रा में प्रबल था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि गांव के अंदर ही सीमित थे या बंद अर्थव्यवस्था थी। यूरोप के विद्वानों ने एक और चर्चा पर
अधिक फोकस किया है और वो है पूंजीवाद का उदय। लगभग जैसा कि एडम स्मिथ था, उसने लेसेज फेयर का सिद्धांत दिया और उसको हिंदी में कहते हैं मुक्त व्यापार नीति। मुक्त व्यापार नीति पूंजीवाद के उदय का कारण मानी जाती है। ये 1776 में इसने पुस्तक लिखी थी, उसमें बताया था भारत में क्या पूंजीवाद का विकास हुआ। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और एक विवाद रहा है इतिहासकारों के बीच में कि क्या भारत में पूंजीवाद था या ऐसी परिस्थितियां थी कि भारत में पूंजीवाद का उदय हो सके। क्योंकि जब अपने मुगल काल के बारे में पढ़ा था तो उसमें ये देखा था कि मुगलों के समय सरकारी स्तर पर स्थापित कारखाने थे, बड़े बड़े व्यापारिक वर्ग थे, उनके पास में इतने बड़े बड़े जहाज थे, लेकिन फिर भी भारत में यूरोप की तरह पूंजीवाद क्यों नहीं आया, इतने बड़े स्तर पर कारखाने क्यों नहीं लग पाए। तो पूंजीवाद का उदय हुआ या नहीं हुआ, यह भी एक विवाद का विषय है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया है कि इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी हमें देखना है कि क्या 18वीं शताब्दी ऐसी थी कि भारत में पूंजीवाद का विकास हो सके। जहाँ तक वर्तमान में बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि पूंजीवाद के कुछ तत्व विद्यमान थे और यदि उन तत्वों को मोटिवेट किया जाता तो भारत में पूंजीवाद का उदय हो जाता। लेकिन दुर्भाग्यवश जब उन तत्वों को बढ़ावा देने का समय था, उस समय अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शासन की जब स्थापना हुई तो उन्होंने विऔद्योगीकरण किया, जो पूंजीवाद का बिल्कुल ही विरोधी तत्व है। विऔद्योगीकरण कर दिया, इन उद्योगों को धीरे धीरे समाप्त करने का काम किया गया। तो पूंजीवाद के कुछ तत्व विद्यमान थे, लेकिन जिस स्वरूप में पूंजीवाद को माना और समझा जाता है उस स्वरूप तक पूंजीवाद का विकास 18वीं शताब्दी तक भारत में नहीं हुआ था। तो ये आज आपने देखा कि 18वीं शताब्दी के दौरान भारत की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी। अगले टॉपिक में हम एक और नए विषय के साथ में आएंगे। धन्यवाद।